गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपके थर्ड ईयर में जो सेकंड पेपर है उसका हम चैप्टर 1 कर रहे थे, स्थानीय स्वशासन का अर्थ और महत्व। इसमें मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता चुकी हूँ और उसके बाद में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन का अर्थ और उसका महत्व। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्थानीय स्वशासन का गठन क्यों किया गया था। तो स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया है शासन शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए। देखिए, जब भी शासन शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही संस्था या एक ही जो सरकार होती है, अगर वो भारत जितना बड़ा देश है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उसमें हमेशा कमियां रहेंगी। इसीलिए हमारे यहाँ संघीय प्रणाली को अपनाया गया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकारों का भी गठन किया गया है ताकि कार्यों का विकेंद्रीकरण हो, कार्य ज़्यादा दक्षता के साथ हो सकें और ज़्यादा एफिशिएंसी हम उसमें डेवलप कर पाएँ। तो इसीलिए शासन शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए इसका गठन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन की कौन सी मौलिक विशेषताएं होती हैं, तो इसकी 2 मौलिक विशेषताएं हैं, स्थानीयता और सीमित स्वतंत्रता। यानी कि ये लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई ये होती है। और दूसरी सीमित स्वतंत्रता, यानी कि इनके पास में जो अधिनियम इनके लिए बनाए जाते हैं उनमें इनके कार्य, नियंत्रण, पर्यवेक्षण सभी के बारे में दिया जाता है कि वो कैसे कैसे होगा। तो इन्हें सीमित स्वतंत्रता होती है। उसके बाद आता है स्थानीय स्वशासन का अर्थ। अब देखिए, बुक में जो भी लिखा हुआ है उसमें से मैंने ये टोटल पॉइंट्स बनाए हैं। और मैंने ये अर्थ में इतने सारे पॉइंट क्यों लिखे हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। पहला है शासन व्यवस्था जिसका संबंध किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा स्वयं का शासन होता है, उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, ये संस्थाएं स्वायत्तशासी होती हैं। स्वायत्तशासी होती हैं का मतलब ये अपना शासन स्वयं चलाती हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, जवाबदेह नहीं होती या इन पर नियंत्रण और निर्देशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, इन पर नियंत्रण निर्देशन भी होता है और ये जवाबदेह भी होती हैं। स्वायत्त से यहाँ मतलब होता है कि ये अपने जो दैनिक कार्य होते हैं, दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उन्हें करने में ये स्वायत्त होते हैं। सीमित क्षेत्र में कार्य की स्वतंत्रता होती है इनको। जो इनके लिए अधिनियम बनाए जाते हैं उनमें इनके कार्य क्षेत्र का वर्णन कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 73वें 74वें संविधान में संविधान संशोधन किया गया है। उसके साथ ही हमारे संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें इन्हें कार्य बांट दिए गए हैं कि ग्राम पंचायतें या जो ग्राम से जुड़ी हुई स्वशासन सिस्टम है वो ये काम करेगा और नगर से जुड़ा हुआ ये करेगा। इनका निर्माण केंद्र या राज्य के अधिनियम द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इनमें शासन करते हैं और ये स्थानीय कर लगा सकते हैं और स्थानीय स्तर पर उसका व्यय कर सकते हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स किस लिए लिखे हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि शासन व्यवस्था मतलब स्थानीय स्वशासन का अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित कीजिए, तो आप पहले परिभाषित करने में ये लाइन लिख देंगे कि शासन व्यवस्था जिसका संबंध किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा स्वयं का शासन होता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और अर्थ में फिर आप ये चीज़ें मेंशन कर देंगे। 50 वर्ड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन 5 लाइनों से वो बना सकते हैं। उसके बाद आता है इसका प्रकृति एवं लक्षण। प्रकृति एवं लक्षण में पहला है इनका सांविधिक आधार है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इनके जो अभी गठित की गई हैं उनके लिए हमारे संविधान में 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया है और उसके आधार पर इनका गठन किया गया है। इनका कानूनी स्वरूप होता है, संविधान के द्वारा गठित फ्रेमवर्क बना दिया गया है। उसके बाद केंद्र या राज्य के कानून या अधिनियम द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, इसीलिए इनका स्वरूप कानूनी होता है। प्रदत्त कार्य क्षेत्र में इन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है। मैं बता चुकी हूँ आपको, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जहाँ पर इनको कार्य क्षेत्र दिए गए हैं और वहाँ पर राज्य बेसिकली डिसाइड करते हैं कि वो किन किन कामों के लिए इनको स्वायत्तता देंगे। उसके बाद इनके कार्यों का प्रावधान 11वीं और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है उसमें इनके कार्यों का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट होता है इनमें कर लगाने की शक्ति होती है, यानी कि इनको लोकल टैक्स लगाने की छूट होती है। वो भी इन संविधान संशोधन जो किए गए हैं उनमें डिटेल में बताया गया है कि ग्राम पंचायतें कौन कौन से टैक्स लगा सकती हैं, नगर की अगर संस्थाएं हैं तो वो कौन कौन से टैक्स लगा सकती हैं। ये राज्य सूची का विषय होती हैं। स्वायत्तशासी संस्थाएं राज्य सूची के विषय में आती हैं, इसीलिए इन पर नियंत्रण और निर्देशन राज्य का होता है। अब है 2 प्रकार की स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं पाई जाती हैं। पहली ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं जिनके लिए पंचायती राज विभाग का गठन किया गया है, जो उनका नियंत्रित और निर्देशित करने वाला विभाग होता है। उसी प्रकार शहरी स्थानीय संस्थाएं जिनके लिए नगरीय स्वायत्त शासन विभाग का गठन किया गया है, जो कि इनका नियंत्रित निर्देशित करने वाला विभाग होता है। इनका गठन निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाता है। अब आता है स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के कार्य। अच्छा, बीच में एक टॉपिक है स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन में क्या अंतर है। वो बुक में बहुत अच्छा चार्ट बना के दिया हुआ है। अगर आपको ये किताब मिल जाती है तो आप इसमें से देख लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि मैम हमें नहीं मिली है, तो मैं आपको पिक्चर क्लिक करके उसकी भेज दूँगी। वो बहुत स्पेसिफिक तरीके से दिया हुआ है, इसीलिए मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप ईज़िली याद कर पाएंगे उसको। उसके बाद आता है इनके कार्यों में देखिए 2 प्रकार के ये कार्य करते हैं। सार्वजनिक हित के प्रत्यक्ष कार्य करते हैं और सार्वजनिक हित के अप्रत्यक्ष कार्य करते हैं। ये भी मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, इनके नीचे की डिटेल मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि बुक में वो बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। आप उनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं जैसी दी हुई हैं। जैसे पहला है सांस्कृतिक विकास के कार्य, तो बुक में दिया हुआ है कि ये शिक्षा का प्रबंध करते हैं, पुस्तकालयों का प्रबंध करते हैं, कला को प्रोत्साहन देते हैं, उद्यान और वाटिकाएं लगवाते हैं। उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में कार्य के लिए अपाहिजों की देखभाल करते हैं, रोगों की रोकथाम करते हैं, समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन करना, स्थानीय विकास योजनाओं का निर्माण करना, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जल प्रबंधन, विद्युत प्रकाश प्रबंधन, स्थानीय सड़कों का निर्माण, सफाई का प्रबंधन, ये सारा कार्य ये करते हैं। अब सार्वजनिक हित के अप्रत्यक्ष कार्यों में ये क्या करेंगे, मतदान और निर्वाचन का प्रबंध करेंगे, कानूनी कर लगा सकते हैं, उन संपत्ति का निर्धारण करते हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़े हुए नहीं होते। लेकिन अगर इन कार्यों को संपादित ना किया जाए तो जो प्रत्यक्ष कार्य हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो सकते, इसीलिए इन्हें कहा गया है कि ये सार्वजनिक हित के अप्रत्यक्ष कार्य हैं। तो ये आधा टॉपिक हुआ है, बाकी का हम स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व पर मैं आपको कल बताऊंगी, और ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। एक मुझे आपसे कहना था, आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, क्योंकि मैं नीचे के कमेंट्स नहीं देखती हूँ। थैंक यू सो मच।